फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आज 14 दिसंबर को एग्जाम था, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले हम लोग सीडीपी के यहाँ पर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस के साथ में हम लोग इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं ताकि जिनका भी कल यानी कि 15 दिसंबर को एग्जाम है उनको यहाँ से हेल्प मिल सके। और देखिए, जिनका भी कल एग्जाम है, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 है, आप जो है इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइएगा क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कई बार अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बता रखा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है किसकी बात करती है, एज पर नीड एजुकेशन की बात करती है, यानी कि जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, चाहे वो शैक्षिक रणनीतियाँ हो, ठीक है, चाहे पाठ्यचर्या। अगर बच्चे के सीखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, है ना, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंज लाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये अलग थलग करने की बात ही नहीं करती है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की भावना क्रिएट कर देना, बच्चों को लेबलिंग कर देना, है ना, ये सारे के सारे मैंने बता रखे थे क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इन सब की बात आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करती है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो शामिल नहीं है उसके बारे में पूछ रखा था। तो सिंपल सा यहाँ पर दे रखा था कि शिक्षार्थियों के नामकीकरण व वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, यानी कि विद्यार्थियों को अलग थलग कर देना, ठीक है, उन पे तप्पे लगा देना कि फर्स्ट रैंक वाले बच्चे, सेकंड रैंक वाले बच्चे, ठीक है, यानी कि उनका नामकीकरण करना। तो ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है, मैंने बता भी रखा था आप लोगों को। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प में शामिल नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, ठीक है, यानी कि कई बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को जोड़ने की बात की जा रही है, तो ये तो अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना, यानी कि बच्चे के हित में कार्य करने की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान और सूचना प्राप्त करने की बात नहीं की गई है, यहाँ पर विभिन्न तरीकों की बात की गई है। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नहीं पूछ रखा था तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीन आपके पॉजिटिव दे रखे थे, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप बच्चों को कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले बच्चों को एग्जाम्पल कुछ दीजिए। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए। अब देखिए आपका जो है सभी में फर्स्ट दे रखा था। ठीक है, उसके बाद में गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए जो एग्जाम्पल आपने बच्चों को दिया उस एग्जाम्पल से बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो कोई अदर एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कभी कभी सीडीपी में जो है कभी कभी जो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं उनका एग्जांपल देती हूँ, है ना, जो कि आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये क्या हो गया आपके लिए, गैर उदाहरण हो गया, है ना, बट इनसे आपको क्या मिलती है, सीखने में हेल्प मिलती है ना। तो गैर उदाहरण भी जब भी बच्चे को आप कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो वो भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्या है, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, है ना, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है उसके बारे में थिंकिंग कर पाए, सोच पाए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ना, तो तीनों ही बातें आपके यहाँ पर सही दे रखी थी। फोर्थ क्या दे रखा था, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, रोट मेमोराइजेशन को जो है बढ़ावा देने की बात नहीं आपकी एनईपी करती है और ना ही एनसीएफ करती है। ठीक है, ये भी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन तो आपका होना ही नहीं चाहिए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पर दे रखा था। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणा किया है। ठीक है, अवधारणाबद्ध किया है। ठीक है, भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है। देखिए आत्मकेंद्रिता, ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं, तो यहीं से आपको समझ जाना था, ये तो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, है ना। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, नहीं, जो लेव वाइगोस्की ये आपकी तीन चीज़ों की बात ही करते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तो भाषा तो हेल्प करती है संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। भाषा को एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे संज्ञान से संबंधित होती है, ठीक है, हमारे कॉग्निशन से संबंधित होती है, बट यहाँ पर क्या रखा है कि संबंधित ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कल्चरल टूल की बात किसने की है? लेव वाइगोत्स्की ने की है। कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखे थे, अगर आपने मेरे CDP के मैराथन क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, पर आपका यहाँ पर CDP का अगर हम बात करें तो ये ठीक ठाक आया था। ठीक है, अच्छा आया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 क्या दे रखा था? हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी शालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, ठीक है, देखिए जो ऑटिज्म वाले विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं ना, तो उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं नहीं। ठीक है, यानी कि बहुत बढ़िया संवाद कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं नहीं। ठीक है, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं नहीं। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इसमें जो है थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बट ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा भी डाउट वाला है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ज़्यादा जो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो फोर्थ ही बैठ रहा है। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है अभी जो CBSE का आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या मतलब जो है आपका ऑफिशियली माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए इसमें आपका क्या करेक्ट ऑप्शन था? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा था? सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो जीन पियाजे थे वो क्या कहते थे कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो तो अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है? स्वयं करता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो बच्चे का स्तर होता है, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा अगर क्लास 6 का है तो आप उसको 8 की चीज़ें पढ़ा दें, है ना, ऐसा नहीं है। बच्चा जिस स्तर पे होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुभवों के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। जीन पियाजे याद करने की बात करते ही नहीं है, तो कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है ना, जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होता है, तो जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होता है वो बच्चे को सीखने में हेल्प करता है, बट यहाँ पर क्या रखा कोई भूमिका ही नहीं निभाता, तो ये भी गलत है ना। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। देखिए जो आपके जीन पियाजे थे ये परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन की बात ही करते हैं, इन्होंने जैविक फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका ही नहीं निभाता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा था, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे जिनको की दृष्टि बाधिता है ना, उनको टीचर कैसे सिखा सकता है? जो ब्रेल पद्धति होती है ना, तो यहाँ पर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ब्रेल एक सरल पद्धति है नहीं। ब्रेल लिपि क्या होती है? आपने EVS में पढ़ा होगा, जिसमें कि आपके 6 डॉट होते हैं ना, और जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनको क्या करते हैं? स्पर्श करके पढ़ पाते हैं। तो शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चाहिए जो डैश है तो किसका उपयोग करना चाहिए? ब्रेल पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जो क्या है एक स्पर्श प्रणाली है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आवृत्ति संग्राहक ये नहीं होगा आपका। ठीक है, सारे गलत दे रखे थे। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह जेड विषय में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? देखिए स्मृति, वो यहाँ पर कुछ याद नहीं करी है। ठीक है, संज्ञानात्मक संघर्ष नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संज्ञान कॉग्निशन भी नहीं होगा। वो क्या कर रही है? थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रही है, मेटा कॉग्निशन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तो उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स में अधिक समस्या है। ठीक है, फिजा ने क्या किया? विश्लेषण किया, यानी वो खुद सोच रहे थे कि अगर आप 2 सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो उसमें से आप एनालिसिस करें कि CDP मेरा ठीक ठाक है, मतलब मुझे दूसरे सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में मैथ में मुझे दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूँगी? जो जेड सब्जेक्ट है यानी जो मान लीजिए जैसे CDP का ही, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? मेटा कॉग्निशन कर रहे हैं, खुद के विचार के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार मैंने आप लोगों को करा रखा है। ठीक है, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिली, यानी कि बुद्धि हेरिडिटी से मिली। इसकी बात तो आपके हार्वर्ड गार्डनर करते ही नहीं, ये तो कहते हैं कि बुद्धि जो है विभिन्न प्रकार की होती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है वो क्या कहते हैं कि बुद्धि को जो है बुद्धि की कई दशाएँ होती है, विभिन्न आयाम होते हैं, इसको मापा नहीं जा सकता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है।
देखिए ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी इंटेलिजेंस के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही जाओगे, ठीक है। यानी कि आप कितने सफल होंगे ये आपकी इंटेलिजेंस पर के मतलब बेस पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट पे रहते हैं, है ना, या फिर जिस तरीके की आपकी हेरिडिटी है, ये दोनों ही फैक्टर आपके जो है विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो आपकी इंटेलिजेंस है ये वो इन दोनों से प्रभावित होगी, है ना। तो आपकी बुद्धि के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि आप कितने सफल होंगे, है ना, या फिर हम सफलतापूर्वक अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये बात गलत हो जाएगी। बुद्धि समय के साथ बदलती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्या दे रखा था, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायतियों इनमें से किस कथन से सहमत होंगे, ठीक है। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, नहीं, ये तो असभ्य मतलब बच्चे को ये असभ्य कहते ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पैदा होता है वो जो है चीज़ें उसको उसके विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप जो है इंडिया में रहते हैं ना, तो जो आपकी संस्कृति या फिर जो आपके समाज हो गए वो आपको प्रभावित करते हैं ना, और जो है यूएसए में रहते हैं वहाँ की कुछ अलग संस्कृति समाज है, तो वो जो है जो लोग वहाँ पर रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो जो बच्चे की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ये बात कहती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका 2nd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं कि बजाय वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे, ठीक है, ज़्यादा महत्व रखता है, नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 4th क्या दे रखा है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। अब देखिए इसका कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, हो सकता है किसी का समाज बहुत अच्छा मिल जाए बच्चे को, ठीक है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका जशन और रीजन वाला क्वेश्चन था। और जशन दे रखा था कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुशासित करता है। यानी कि हम बच्चों को डर भरा माहौल दे रहे हैं, स्ट्रेस भरा माहौल दे रहे हैं, तो ये बच्चे को सीखने में हेल्प करता है। ये तो पूरी तरीके से गलत दे रखा है, तो अजशन तो आपका यहाँ पर गलत है ना। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है सही है, यहाँ पर भी दे रखा है सही है ना, ये भी दे रखा है सही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। तो इस ऑप्शन में हम रीज़न को बिना पढ़े भी बता सकते थे कि हमारा 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं, इंटरनल फैक्टर द्वारा भी होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पढ़ा रखे हैं, तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, इनमें से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य विन्यास का एक उदाहरण है ना। यहाँ पर देखिए जो है परफॉर्मेंस गोल की बात हो रही है। परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे का ध्यान किस पर होगा, प्रदर्शन पर होगा, ठीक है। तो एक अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करना, बिल्कुल सही बात है। 1st ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो प्रदर्शन वाला बच्चा होता है ना उसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम जो है अच्छा करें, टॉपर करें, क्लासरूम में टॉप करें, है ना, टॉपर बने, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हमारी तारीफ़ करें, है ना, या फिर हमें अच्छा कहें, है ना। तो दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए ये बच्चा क्या करता है, सीखता है चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर आपका 1st ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो ये तो आपका मास्टरी वाला हो जाएगा, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन यानी कि महारत उन्मुख वाला बच्चा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका महारत यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन वाला बच्चा हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, यहाँ पर 2nd भी नहीं होगा, यहाँ पर 1st ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। आगे देखते हैं इनमें से कौन विद्यार्थियों के सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है, ठीक है। सीखने के लिए आकलन, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑप्शन क्या दे रखा है, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआती में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, उससे रिलेट करके आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ दीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करा दीजिए, विचार मंथन करा दीजिए, है ना। कोई क्वेश्चन बच्चे को दे दीजिए ताकि बच्चा उस पर क्या करे, सोच पाए कि अच्छा ये चीज़ें मैंने कहीं देख रखी थी, है ना, ऐसा तो मतलब मैंने अपने जो है इन्वायरमेंट में देख रखा था, अपने घर में देख रखा था, अपने समाज में देख रखा था, तो वहाँ से बच्चा रिलेट कर पाया चीज़ों को, है ना। तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है बच्चे का असेसमेंट करने का, ठीक है।
क्योंकि आप सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण, यानी कि हम बच्चों की दूसरे बच्चों से कंपेयर किए जा रहे हैं कि तुम तो मतलब पड़ोसी के बच्चे से ज़्यादा नंबर ला रहे हो, ठीक है, या फिर जो कम नंबर ला रहे हो, है ना, तुमसे नंबर तो मतलब इनके बेटे ने ला दिया, इनकी बेटी ने ला दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये कंपेरिजन वाली चीज़ बिल्कुल ही बेकार होती है ना। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रुब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि पहले ही बच्चों को हम क्या कर दे, रुब्रिक दे दे कि आपको जो है एक ग्रेड प्राप्त करना है ना, या फिर अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना। बच्चों को पढ़ाया कुछ नहीं, पहले ही दे दिया कि मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब हम अच्छे नंबर आने के लिए कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है ना। एक अंतिम परीक्षा जिसे पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है ना। बच्चे का सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, योगात्मक आकलन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार नहीं करना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जो नैदानिक आकलन होता है ये बच्चे की कमियों की पहचान के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही दे रखा था, बट यहाँ पर दे रखा था व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, तो यहाँ से आपका जो है गलत हो जाता। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, है ना। अब जो शिक्षक है ये बच्चे के लिए होता है नैदानिक आकलन, ठीक है, कि बच्चे का हम आकलन करें, उसकी कमियों का पता लगाए, उसके अकॉर्डिंग जो टीचर होता है वो उपचारात्मक शिक्षण देता है बच्चों को, ठीक है, रेमेडिकल टीचिंग कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थी की अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी है ना, उस क्षेत्र का क्या करना, पहचान करना, तो ये बिल्कुल सही बात है, ताकि उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम और समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना नहीं, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है वो इसलिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अवसर देख करके आप ये मत समझिएगा कि ये आपका जो है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है तो हम ये ऑप्शन टिक कर दें, नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना था, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जो लेव वाइगोस्की है, जीन प्याजे हैं, यहीं से आपको लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सीधे से क्वेश्चन पूछ रखा था। एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं, ठीक है, एक एकीकृत प्रक्रिया नहीं, ये तो समाज की बात करते हैं कि जो बच्चा होता है अपने समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। पर्यावरणीय को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, यानी कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करके, एक दूसरे से सहयोग करके, ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं ना, कोलैबोरेटिव प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा था। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, यानी जो बच्चे ने रट रखा है उसी को बढ़ा चढ़ा करके बताना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसकी बात आपके लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, इसके फोल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, यानी कि पारस्परिक शिक्षण की बात हो जाए या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम की बात हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैराथन क्लासेस में करा रखी थी कि इसकी बात आपके कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जाएगा। विद्यार्थी द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना, ठीक है। अगर प्रोत्साहित करने की बात की जाती तब ये ऑप्शन आपका सही होता है, बट यहाँ पर डिस्करेज करने की बात कर दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, यानी कि जिसमें जो बच्चा है वो कई डायरेक्शन में सोच पाए, है ना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने बोला था जब भी इस तरह के क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाए जहाँ पर कि बच्चा अलग अलग आंसर बता पाए, वही क्या होता है, विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। अब देखिए अगर आपसे ही मैं ये क्वेश्चन पूछूँ तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल थे, तो ये तो होगा नहीं, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था। अब देखिए इसमें जो है हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा कि फैलने के आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रीज़न आपके पास यहाँ पर बहुत सारे होंगे, आप जो है कई सारे आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, ठीक है, तो इसमें भी बच्चा एक ही आंसर बता पाएगा, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो इसमें भी बच्चा जो है एक ही आंसर यहाँ पर बता पाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा था। अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या रखा था, 12 साल की
अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। ठीक है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कि ये दोनों ही बातें क्या दे रखी थी, सही दे रखी थी, है ना। अगर आप बच्चों को ज़्यादा डरा रहे हैं ना तो बच्चा को सीखना ही नहीं चाहेगा, है ना। और जब बच्चा जो है चिंतित या फिर असुरक्षित महसूस करता है तो ऐसे क्या होता है, बच्चे के ऊपर जो है एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है मतलब जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे डैश को मानता है, लेव वाइगोस्की डैश को मानता है। देखिए जो जीन पियाजे ये किसको मानते हैं, अहम केंद्रित वाक्य, ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। और जो ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है उसके बारे में क्या कहते हैं कि बच्चे की जो है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी कि बच्चा अभी मैच्योर नहीं है इसलिए वो खुद से बातें करता है। ठीक है, ये बात कहते हैं आपके जीन पियाजे। और जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, आपके निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जो निजी वाक्य होती है बच्चों को क्या करती है, उनकी सोच को विनियमित करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करा भी रखे थे, तो जिन्होंने भी क्लासेस देख रखी होगी उनको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एक भी क्वेश्चन आपका जो है क्लास से बाहर नहीं गया था। अगर आप नोट्स देखेंगे तो वहाँ पर मैंने सारे के सारे जो है चीज़ें ऐड कर रखी है, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन और रीजन वाला क्वेश्चन था, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल गलत। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति है ना, ये तो समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये बात गलत है। अब ए तो आपका यहाँ पर गलत है ना, दे रखा है ए सही है, ए सही है। ठीक है, और उसके बाद में ए और आर दोनों सही हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा हमें पता चल गया कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लड़कियाँ आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। ये भी बात क्या है, पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि जो ए क्या है हमारा गलत है ना। अब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन बहुत ही ईजी दे रखा था, तीनों में तो बता रखा था कि ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बचता कौन सा, एक ही ऑप्शन बचता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, 10 साल की काकुली गणित में एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहे, है ना, यानी कि समस्या ही छोड़ दो, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलंबर प्रदान करें। ये भी क्वेश्चन आपका लेव वाइगोस्की से ही कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछ लिया गया है। इसके फोल्डिंग की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, यानी कि जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करें, बच्चों को जो है हेल्प प्रोवाइड करे जब भी बच्चा जो है कोई नया क्वेश्चन सीख रहा है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दे, है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को दंड देना ही नहीं है, उसे समस्या का समाधान दे, नहीं, उसे समाधान डायरेक्ट नहीं बता देना है, बच्चों को हेल्प देनी है ताकि बच्चा जो है अपने आंसर तक पहुँच सके। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्या रखा है, लोकेश एक संकल्पना दिल्ली और दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ठीक है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है या तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें अभी के लिए हम जो है दोनों ऑप्शन मार्क करके चलते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें ज़्यादातर जो आपका जो है सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन फोर्थ ही लग रहा है। ठीक है, तो आप जो है इसको या तो जो है ऑफिशियल आंसर के आने तक का वेट कर सकते हैं, या फिर जो है इस क्वेश्चन को अभी आप डाउट में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन वैसे आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा था, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। ठीक है, अब देखिए विनिमय यानी कि टीचर भी बच्चे के सामने कुछ ना कुछ चीज़ें प्रेजेंट करता है, बच्चे भी कुछ ना कुछ टीचर के सामने चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। तो ये कहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात हो रही है, यानी कि पारस्परिक अध्यापन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें जो टीचर होता है वो भी बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी बात आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या रखा है, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और डैश क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो व्यवहार होते हैं, जो रुचियाँ होती हैं, जो दृष्टिकोण होते हैं ना, ये क्या होती हैं हमारी
जेंडर भूमिकाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की है, संस्कृति विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानती है। संस्कृति क्या मानती है, तो इसे जेंडर रोल मानती है, जेंडर भूमिकाएं मानती है, ठीक है। पहचान नहीं होती है हमारी, ये तो हमारी संस्कृति के द्वारा बनाए गए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह डैश होते हैं तो ये सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं, आनुवंशिकता से नहीं मिले हमें, है ना। ऐसा नहीं कि हमें हेरिडिटी से मिला हुआ है ये सारी चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा व्यवहार कैसा है ना, किस तरीके से हमें व्यवहार करना है। कई बार कह दिया जाता है कि अच्छा तुम लड़की हो, तुम्हें इस तरीके से व्यवहार करना है, तुम लड़के हो, ठीक है, तुम लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ठीक है। या फिर जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, तुम तो लड़के, तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद होनी चाहिए, है ना। तुम लड़का हो के ये चीज़ें पसंद कर रहे हो, तो ये जो हमारे व्यवहार जो इंटरेस्ट है ना, ये समाज के द्वारा ही निर्धारित किए जा रहे हैं, समाज के द्वारा थोपा जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। देखिए जो बचपन होता है सभी बच्चों के लिए समान नहीं होता है, ठीक है। कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही कम एज में, लगभग 5 से 6 साल की एज में आपको रोड पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ना। वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5 से 6 साल की एज में मस्त मतलब अपना एंजॉय वगैरह करते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं बड़ी सी गाड़ी में बैठ के। तो सब बचपन की जो संकल्पना है ये सभी बच्चों के लिए समान हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की जो है अलग हेरिडिटी है, अलग इन्वायरमेंट है ना। हर बच्चे की जो है घर की परिस्थिति भी अलग है, यानी कि वही इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पर आर तो आपका सही होगा ही नहीं, तो आर क्या है आपका यहाँ पर गलत है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा था कि ए और आर दोनों सही है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि देखिए बच्चा मतलब किसी भी फैमिली से हो, है ना, अब कुछ ना कुछ वो चीज़ों को खोजता ही रहता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर ही रहा होता है ना, चाहे वो कहीं पर भी हो, है ना। चाहे बच्चे के सामने कोई चीज़ें प्रेजेंट की जाए या फिर नहीं की जाए, क्योंकि बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, है ना। चाहे कहीं पर भी रहे कुछ ना कुछ चीज़ों को खोज लेगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ पर देखिए क्या है, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा था कि ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना, है ना, एक तरीके से क्लोज एंडेड प्रश्न देना, तो ये नहीं होगा। विस्तृत नोट्स प्रदान करना, ये भी नहीं होगा, यानी कि व्याख्या वगैरह की बात कर रखा है, ठीक है। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद, यानी कि रोड मेमोराइजेशन की बात कर रखा है, तो ये तीनों ही बातें आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगी। मैंने टैग वर्ड आप लोग को करा रखे थे। यहाँ पर क्या दे रखा है, सजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, है ना। यानी कि जो पाठ्यचर्या है ये जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए हम निम्न स्तर कर दें, है ना। अब देखिए जो विशेष बच्चा होता है क्या उसके अंदर सीखने की एबिलिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है, ठीक है। जो पाठ्यचर्या बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, है ना। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी सीख सकता है, उसके अंदर भी सीखने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है ना। तो अजेशन तो गलत है। विशेष बच्चे की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। देखिए जो इसमें जो लॉरेंस कॉल्वर का सिद्धांत दिया गया था, इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई थी, परिकल्पनात्मक स्थितियाँ दी गई थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रयोग नहीं किया गया था बच्चों पर, ठीक है। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं लॉरेंस कॉल्वर की आलोचना भी है, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। यह बच्चों की दुविधात्मक स्थितियों प्रस्तुत करता है, यानी जो बच्चों के सामने दुविधा दी गई, हिंज दुविधा, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइंज दुविधा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, नहीं, ये ध्यान में नहीं रखता है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई। मैंने आप लोग को अपनी जो मैराथन क्लासेस है उसमें भी ये क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यह बच्चों को नैतिक विकास के प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, ठीक है। ये भी बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास के जो है 3 लेवल और 6 अवस्थाएं, ठीक है, 6 स्टेजेस बता रखी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहना। ठीक है, तो ये तो गलत तरीका हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि हम बच्चे से कहें कि क्वेश्चन को पढ़ो और फिर लास्ट में उसका आंसर बता दो। ठीक है, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उसे विषय से जोड़ना। बिल्कुल बात है, अपने स्वयं के अनुभव, यानी कि जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जानता है उसकी कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज की बात कर रखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ शब्दों को थोड़ा थोड़ा घुमा करके आपके सामने वही चीज़ रिप्रेजेंट कर दी गई है। अपने अनुभव बताना या फिर प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना, बात एक ही है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन है, यानी कि आप चरण दर बच्चों को चरण दर चरण जो है बच्चों को सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये स्टेप है ना। उससे अच्छा जो है बच्चा खुद चीज़ों के बारे में सोचे, थिंकिंग करे, अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज करे, है ना। नई सामग्री पर व्याख्यान देना याद करने के लिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या रखा था? विकास के आयाम, ठीक है, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ, ठीक है, पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, कॉग्निशन आपका तब होगा तब जब यहाँ पर जो है तर्क करने की बात की जाती, कल्पना, कुछ याद करने की बात की जाती है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं हुई है। भाषाई आपका जो है कोई विकास के आयाम नहीं होते हैं, विकास के 4 ही आयाम होते हैं, फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, सोशियो और इमोशनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है भौतिक, फिजिकल भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मनोसामाजिक, क्योंकि यही आपका बचता है। जिन्होंने विकास के आयाम पढ़े, क्योंकि मैंने जो है अपनी क्लासेस में सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल डिटेल में बता रखी है। तो जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी उनका जो है अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर आपका जो पेपर है इसमें सिर्फ आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन ही जो है अलग से देखने को मिलेंगे। बाकी सारे के सारे जो है आपको क्लास नोट से ही देखने को मिल जाएंगे, या फिर जिन्होंने नोट्स परचेज कर रखा है तो उनको सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो है नोट से देखने को मिल गए होंगे सीडीपी के, है ना। तो ये था आपका यहाँ पर आज का पूरा पेपर जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मतलब सीडीपी के आज अभी के क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी अभी मैं आप लोग साथ में हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी और जो हिंदी में पैसेज आए थे उसको भी डिस्कस कर देती हूँ। और देखिए जिनका भी आपका पेपर 1 जिनका भी रहा हो तो आपसे भी जो है मुझे क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि उसका भी मैं एनालिसिस यहाँ पर करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।